खबर का, जहां बागेश्वर उपचुनाव से पहले सरकार का मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला है। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। आगामी मानसून सत्र में सरकार इस विधेयक को पास करेगी। आगामी बागेश्वर उपचुनाव, निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है। निश्चित रूप से आज मंत्रिमंडल ने बहुत महत्वपूर्ण जो राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का जो प्राविधान पूर्व में किया गया था, उसको आज फिर मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दिया है और ये 2004 से लागू होगा, ताकि जो हमारे आंदोलनकारी भाई हैं किसी की सेवाओं पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़ सके। 2004 से लागू होगा, ये निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया। विधानसभा में संबंधी अब एक्ट आएगा जो कानून का रूप ले लेगा। देखिए, आज जिस प्रकार से खटीमा की शहादत पर हमारी सरकार ने जिस प्रकार से कैबिनेट में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक का जो एक्ट आज जो उसके लिए एक्ट के लिए जो आज कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है, उसके लिए मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ही नहीं, तमाम राज्य आंदोलनकारी की ओर से मैं सरकार का, पूरी कैबिनेट का, उन सचिवालय कर्मियों का धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने इस विधेयक को बनाने के लिए अपना समय दिया, उसको जो है आगे बढ़ाने में मदद की है। निश्चित रूप में 26 अगस्त 2013 से और आज पूरे 10 वर्ष से, पिछले 10 वर्षों से हम लोग इसके लिए संघर्षरत थे, लामबंद थे और वो परिणाम आज 10 सालों बाद थोड़ा सुखद संदेश एक कदम हम आगे बढ़े हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूँ कि शीघ्र मानसून सत्र में ये विधेयक पास हो और इसमें महामहिम जल्दी से जल्दी इसमें हस्ताक्षर करें, ताकि भर्ती कैलेंडर जो निकले उसमें हमारे तमाम राज्य अनुकारी अपने जिन पदों के लिए वो लोग योग्यता रखते हैं, उन पदों पे अपने जो है पदों के लिए अप्लाई कर सकें, वो भर्ती हो सकें, वो रोजगार में निहित हो सकें। मैं पुनः एक बार इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं और उन तमाम राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष की ये पहले कदम की जीत है। आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जल्दी हमें दिवाली का तोहफा अगर सरकार देगी तो इसमें जो है निश्चित रूप में हम जो है पूरी सरकार का स्वागत करेंगे। तो कल धामी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, जिसमें 10% क्षैतिज आरक्षण के फैसले को एक बार फिर मंजूरी मिल गई है और विधेयक जो है वो मानसून सत्र में विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके से कई बार हमने देखा ये प्रोसीजर चला है, 10% क्षैतिज आरक्षण कई लंबे समय से मांग इसकी उठ रही थी, लेकिन एक बार फिर यही प्रोसीजर हुआ है, कैबिनेट से मंजूरी मिली है। आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए दिव्या, दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा जो है उत्तराखंड सरकार ने उन तमाम हजारों की संख्या में जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको दिया है, और जो राज्य आंदोलनकारी जिनका निधन हो चुका है, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके आश्रितों को ये तोहफा मिलने वाला है। पूरा प्रकरण समझिएगा दिव्या, 2004 को तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी ने ये निर्णय लिया था। उसके बाद से लगातार 10 सालों तक ये 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ तमाम राज्य आंदोलनकारियों को और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में मिल रहा था। अब चूंकि 26 अगस्त 2013 को न्यायालय ने स्वतः ही संज्ञान लेते हुए इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया था और पिछले 10 वर्षों से लगातार ऊहापोह की स्थिति थी। तमाम राज्य आंदोलनकारियों में रोष था, नाराजगी थी, लगातार सड़कों पर आंदोलनरत थे तमाम आंदोलनकारी और सरकार से यही दबाव बना रहे थे कि फिर से पुरानी जो व्यवस्था है उसको बहाल की जाए। और कई बार मशक्कत के बाद, क्योंकि 3 मंत्रियों की कमेटी के तहत इस क्या बोलते हैं ये इसका निर्णय होना था, और उसमें जो स्वर्गीय चंदन राम दास हैं, जो कि पूर्व परिवहन मंत्री रह चुके हैं, जिनका निधन हो चुका है, और सुबोध उनियाल और सौरभ बोगड़ा, इन 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें इन लोगों ने गहन चिंतन मंथन किया था कि आखिर में 10% क्षैतिज आरक्षण का जो मसला है इसको किस रूप में सुलझाया जाए और कैबिनेट में कैसे प्रस्तुत किया जाए। तो हालांकि 2 बार कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया था इस मसले को, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया था। अब चूंकि 5 तारीख से मानसून सत्र प्रस्तावित है और इससे पहले ये कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी और लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि 10% क्षैतिज आरक्षण का जो मसला है इस कैबिनेट की बैठक में सुलझ सकता है, और इस पर राज्य सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। और संभवतः 5 तारीख से जो 8 तारीख तक का मानसून सत्र देहरादून में प्रस्तावित है, उसमें विधेयक के रूप में सरकार
इसको प्रस्तुत करेगी और सर्वसम्मति से इसे पास करके महामहिम राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के दस्तखत के बाद ये एक तरह से विधेयक कानून बन जाएगा और पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही लगातार उनको फिर से 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ आंदोलनकारियों को मिलने लगेगा। और दिव्या, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हजारों की संख्या में राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड में हैं और हजारों की संख्या में उनके आश्रित भी हैं। जो राज्य आंदोलनकारी जिनका निधन हो चुका है उनके आश्रित भी हजारों की संख्या में है और ऐसे में तमाम भर्ती परीक्षाओं में वो प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं और कई बार जो है मेधावी छात्र जो है और तमाम ऐसे राज्य आंदोलनकारी हैं जिनकी कम उम्र है लेकिन वो आरक्षण का लाभ ना मिलने के चलते परीक्षा पास नहीं कर पाते। ऐसे में 10% का जो क्षैतिज आरक्षण अगर मिलेगा तो जो नई भर्ती प्रक्रिया के तहत जो नया कैलेंडर रिलीज होगा उन तमाम भर्ती प्रक्रियाओं में राज्य आंदोलनकारी और उनके जो आश्रित हैं वो प्रतिभाग कर सकेंगे और उनको निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। तो इस निर्णय को बहुत ही महत्वाकांक्षी निर्णय के रूप में देखा जा रहा है और जो राजनीति के जानकार हैं इसे बागेश्वर उपचुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, एक तरफ केंद्र सरकार ने 200 रुपये गैस सिलेंडर के दाम जो है सस्ते किए हैं और 33 करोड़ ऐसी उपभोक्ता हैं पूरे देश में। उत्तराखंड में भी करोड़ों की संख्या है इनकी और 9 करोड़ 58 लाख उज्ज्वला योजना से लाभान्वित होने वाली महिलाएं हैं और उत्तराखंड में भी एक अच्छी खासी तादाद है इनकी। घरेलू गैस सिलेंडर में आम नागरिकों को 200 रुपये की रियायत है और उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपये पहले सब्सिडी दी जाती थी, 200 रुपये अब यानी कि 400 रुपये की रिबेट दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के इस फैसले को भी बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। इसका लाभ भी निश्चित तौर पर बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और इसका प्रचार प्रसार भी धूमधाम से चुनाव में किया जा रहा है। अब इस क्षैतिज आरक्षण के मसले को भी लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो विधायक हैं जिनको स्टार प्रचारक बनाया गया है वो प्रचार प्रसार में लग गए हैं और सरकार के इस निर्णय को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है क्योंकि ये आंदोलन से निकला हुआ राज्य है दिव्या और ऐसे में हजारों की संख्या में राज्य आंदोलनकारी हैं, महिलाएं राज्य आंदोलनकारी हैं, पुरुष हैं, उस समय जो नाबालिग थे वो भी राज्य आंदोलनकारी थे। तो समझा जा सकता है कि सरकार का ये निर्णय बहुत ही महत्वाकांक्षी निर्णय माना जा रहा है। जब ये विधेयक के रूप में आएगा तो निश्चित तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव में भी इसका लाभ बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है। बिल्कुल रोहित, और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो अपनी प्रायोरिटीज बहुत अच्छी तरह जानती है भारतीय जनता पार्टी की कब किस समय पर किस तरीके का फैसला लिया जाना है क्योंकि अगर 10% क्षैतिज आरक्षण की बात की जाए इससे पहले भी वो विधानसभा के पटल पर रखा गया, राज्यपाल के पास भेजा गया लेकिन उसमें टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो वापस भेज दिया गया। तो क्या इस बार डिफरेंट होने वाला है क्योंकि चुनाव नजदीक है, अगर इस बार टेक्निकल इश्यूज आते हैं और वापसी होती है तो कहीं ना कहीं फिर एक बार पेच फंस जाएगा? जी देखिए, इन तमाम मसलों को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी मंत्रिमंडल की जिसमें सुबोध उनियाल, स्वर्गीय चंदन लाल दास और मंत्री सौरभ बगुड़ा शामिल थे, गहन चिंतन मंथन के बाद ये जो पूरा किस तरह से जो ऐसे राज्य आंदोलनकारी हैं जो छूट गए हैं जिनका चिन्हीकरण नहीं हुआ है किस तरह से उनको चिन्हित किया जाएगा, जो अपात्र लोग हैं उनको किस तरह से बाहर किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे हजारों की संख्या में राज्य आंदोलनकारी हैं जो प्रशासनिक लापरवाही के चलते जिनका नाम अंकित नहीं हो पाया है राज्य आंदोलनकारियों की लिस्ट में। ऐसे लोगों का चिन्हीकरण किया जाएगा, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और पूरी व्यवस्था किस तरह से की जाएगी, कैसे सरकारी जो भर्ती कैलेंडर निकलेंगे प्रवेश परीक्षाओं में कैसे इनको 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक्सरसाइज बहुत बार हो चुकी है और गहन चिंतन मंथन के बाद अंतोगत्वा इस कैबिनेट की बैठक में इसे सर्वसम्मति से पास किया गया है। अब इंतजार है कि 5 तारीख को जल्द से जल्द सरकार इसे पास करने का, इस विधेयक को पास करने का निर्णय लेगी, सर्वसम्मति से ये पास होगा और इसको राज्यपाल के पास भेजा जाएगा क्योंकि पूरी एक्सरसाइज की जा चुकी है और इस बार कोई इस प्रकार का त्रुटि जो है इसमें नहीं निकलने वाली है और राज्यपाल अगर इसको अपनी दस्तखत कर देंगे तो एक कानून के रूप में, विधेयक के रूप में ये विद्यमान हो जाएगा। बिल्कुल रोहित, और एक और जानने वाली बात यह है क्योंकि आपने कहा कि जिस तरीके से ये आंदोलन से निकला हुआ राज्य है तो जाहिर सी बात है कि उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए थी पहले से ही, लेकिन कई मांगें अभी भी लंबित है। मूल निवास उनकी एक मांग है, भू कानून इनकी एक बहुत बड़ी मांग है, उसके बाद चिन्हीकरण सबसे बड़ी मांग है और 10% क्षैतिज आरक्षण हम देख ही रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर ये कानून बन भी जाता है फिर बाद में पेच फंसता है क्रियान्वयन
का, क्योंकि अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाह होते हैं। तो ऐसे में क्या पहले से ही सुनिश्चित किया जाएगा कि जब कानून बनेगा तो अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय होंगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर, और राज्य आंदोलनकारियों का ये कहना ही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चूंकि बहुत ही कठोर निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हो या फिर अन्य मसले हो, क्षैतिज आरक्षण का मसला हो या फिर जो ये तमाम लव जिहाद, लैंड जिहाद का मसला हो, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ठोस निर्णय जो है हाईकमान भी इसको सराह रहा है। और राज्य आंदोलनकारियों को भी ये आस है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही मूल निवास और भू कानून जैसे मसलों को कानून बनाकर प्रदेश में लागू कर सकते हैं। तो ऐसे में देखते हैं, क्योंकि अभी 4 साल का कार्यकाल जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बाकी है, और क्या कुछ कठोर निर्णय सीएम पुष्कर सिंह धामी लेते हैं। लेकिन राज्य आंदोलनकारी साफ तौर पर कहते हैं कि हमें आस है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मूल निवास और भू कानून जैसे कड़े निर्णय लेने के लिए सक्षम है, और निश्चित तौर पर उनको लेना चाहिए। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया इस मसले को लेकर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।